रात गए एक बड़ा इस्तीफा आता है उमर अयूब साहब का, और उसके बाद एक भूंजाल खड़ा हो जाता है। और इनके साथ साथ एक और बड़े रहनुमा का इस्तीफा आ रहा है। वो रहनुमा कौन है और अगले जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कौन शख्स आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़रीन, रात गए एक बड़ा इस्तीफा आता है उमर अयूब साहब का, और उसके बाद एक भूंजाल खड़ा हो जाता है। और इस इस्तीफे की असल हकीकत मैंने आपके सामने रखनी कि असल में उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों है, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता कि उन्होंने उसकी असल रीज़न जो मैंने आपके सामने रखनी है, जो अंदर की खबर है वो आपके सामने रखते हैं। और इनके साथ साथ एक और बड़े रहनुमा का इस्तीफा आ रहा है। वो रहनुमा कौन है और अगले जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कौन शख्स आ रहे हैं? वो तहरीक इंसाफ के लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा वो नाम, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इस्तीफा आया और उमर अयूब साहब ने उसको बड़ी खुशी के साथ अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी शेयर किया कि जनाब ये इस्तीफा मेरा मंजूर हो गया। और ये इस्तीफा आपको याद होगा कि 22 जून को जो है वो दिया जाता है, और 27 कल जो है वो 27 जून कल उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। और जब वो इस्तीफा देते हैं किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो जब मंजूर होता है इस्तीफा तो उस वक्त वो बड़ी खुशी के साथ शेयर करते हैं कि जनाब वो मेरे पास 2 ओहदे थे और मैं उस वजह से एक ओहदा रखना चाह रहा था, और ये सिर्फ अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है सिर्फ उसको ही लेकर के चलना चाह रहा था, मैं जो है 2 ओहदे नहीं रख सकता था। तो ना से काम चाहिए तो ये था ना कि अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ते, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा रखते और जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के मामलात को लेकर के चलते, ना कि जहाँ पे इस वक्त बड़ी आसानी और मौज मस्ती है वहाँ बैठ के वो वाला ओहदा उन्होंने रख लिया जहाँ पे मौज मस्ती है, जहाँ पे आपने जाना है। और अपोजिशन की अपोजिशन लीडर आपको पता है कि एक अहमियत का हामिल होता है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके ऊपर बहस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नाज़रीन, असल वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद होगा कि 21 जून बरोज़ जुमा एक कॉल दी गई थी एहतजाज की, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और इस हवाले से एक कैंपेन भी चलाई गई थी जिसमें आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर से कुछ उस तरह लोग नहीं निकले थे, और उमर अयूब साहब भी लोगों को निकालने में नाकाम रहे थे। और आपको ने देखा होगा कि एक जगह पे तो उमर अयूब साहब को धक्के भी पड़े, कारकुनान ने उनको धक्के शक्के भी मारे कि जनाब आप क्यों कॉल नहीं दे रहे एहतजाज की, क्यों वो बंदों को नहीं निकाल रहे। तो नाज़रीन, जब उमर अयूब साहब ने अपनी ये नाकामी देखी कि जनाब बंदे बंदे मेरे निकालने का बस नहीं रहा, और आपने देखा कि वो पार्टी को जिस तरह चला रहे हैं, उनकी जो हिकमत अमली है, उनकी नीयत पे मैं नहीं कह रहा कि शक नहीं कि मैं कर रहा, या उनको मैं गद्दार डिक्लेयर नहीं कर रहा, या मैं उनकी सिंसेरिटी मुखलसपन के ऊपर सवालात नहीं उठा रहा। उनकी हिकमत अमली और उनकी कोशिशों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि वो बहुत नाकिस थी। उस तरह वो पार्टी के बयानियों को नहीं लेकर के चल पा रहे थे। तो नाज़रीन, उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने चुप करके अमन शांति के साथ जो अपना रिज़ाइन दिया, और जब वो रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया, मंजूर कर लिया गया, तो उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी है कि जनाब मेरा रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट हो गया, और जनाब ये ज़िम्मेदारी बाहर उतर गया ना। वो सवाल नहीं होगा कि जनाब अब आप किधर हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन लीडर हैं, सवाल तो वही होगा कि आप क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, ये असल वजह थी, ये असल हकीकत है उमर अयूब साहब के रेजिग्नेशन की। अब नाज़रीन, एक और मैंने जो बात की कि और कौन रहनुमा है जिनका इस्तीफ़ा आ रहा था, शिबली फराज साहब, और शिबली फराज साहब का इस्तीफ़ा भी जो है वो आ रहा था, और शिबली फराज साहब के इस्तीफे को रोका गया। शिबली फराज साहब के इस्तीफे के ऊपर जो है वो कहा गया कि जनाब ये इस तरह इस्तीफे के ऊपर इस्तीफा आने लग गया, या इस तरह इस्तीफे आने लग गए तो भुंजाल खड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि इस तरह फिर एक बड़ी नेगेटिविटी जाती है, वो इमेज नहीं रहता कि जनाब ये तो अंदर से ही, आपको पता है फिर जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो हावी हो जाती हैं, जनाब ये तो इनकी पार्टी के अंदर से रेजिग्नेशन आ रहे हैं और इस्तीफे आ रहे हैं, और जनाब ये तो गई पार्टी, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो उनको रोका गया कि आप अभी जो है वो इस्तीफा ना दें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिबली फराज के हवाले से, क्योंकि शिबली फराज आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने भी उनके ऊपर तनकीद की, और इस हवाले से ज़ुबैर अली खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया था कि पीटीआई का वो कौन सा रहनुमा था जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात के 2 दिन बाद कहा कि हम सड़कों पर एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेंगे। इस वक्त वो एक बड़े ओहदे पर मौजूद हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने रीट्वीट किया, उन्होंने कहा शिबली फराज ने इंतखाबात की चोरी के खिलाफ एहतजाज रोककर तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, उसका अजाला अब मुमकिन ही नहीं। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली शिबली फराज का नाम ले दिया
जुबैर अली ने उनका नाम भी नहीं लिया। यानी कि शिबली फ्राज के ऊपर आपको पता है कि वैसे भी जो फवाद चौधरी साहब उन्होंने तनकीद की थी डायरेक्टली कि जनाब वो 6 माह बैठ के जो है उन्होंने उहदे लिए। आपको पता है कि सेनेट के अंदर जो है वो पार्लिमानी लीडर और इस तरह के जो होते हैं। तो ये नाज़े काम मामला इस वक्त इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा करके शेर अफजल मरवत भी बोले। आपको पता है कि ये भी एक अलग ग्रुप है जो 21 से 27 लोगों का जो ग्रुप और धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जो खबरें आ रही हैं जिनमें इनके नाम हैं, तो वो भी ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं जी मैं उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही है। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम को जो है तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी क़यादत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायद हस्ब इख्तलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ और तब ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में देखना चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाकिस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहे तो फतह नज़र नहीं आएगी। यानी कि वक्त का और मौके को देखते हुए सूरत हाल को देखते हुए जो है वो शेर अफजल मरवत ने भी टांग अड़ाई कि जनाब मेरे हक में आवाज़ उठाएं, यानी कि मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाएं, मुझे ओहदा दिलाएं और मैं फिर जाकर के ये काम करूँगा। और आपको याद होगा कि ये जितने भी एक धड़ा है शेर अफजल मरवत वाला, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपने तौर के ऊपर, ये तो नहीं है कि इनको ओहदे मिलेंगे तो ये कोशिश करेंगे, फिर तो ये ओहदों के पुजारी हुए कि जनाब ओहदे आएंगे तो हम एफर्ट करेंगे। तो इनकी एफर्ट सिफर है इमरान खान की रिहाई और ये खवातीन और जितने ये नारे मार रहे हैं। अब नाज़िम जो अगला उम्मीदवार होगा जनरल सेक्रेटरी का, अब उस हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब वो पंजाब, जनूबी साउथ पंजाब के अंदर से होगा और कोई बड़ा तगड़ा नाम उस हवाले से सामने आएगा। और अभी जो नाम सामने आ रहा है वो जनाब फवाद चौधरी साहब का, अगर पंजाब से किसी को बनाया जाता है। और आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब अब एक्टिव भी हो गए हैं, टॉक शोज में भी आपने उनको कल देखा होगा, इंटरव्यूज भी आया, तो उनका नाम जो है वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए आ रहा है। और लेकिन उनकी तमाम पार्टी रहनुमाओं के साथ भी जो है वो आपको पता है कि उन्होंने बयान दिए हैं और तमाम पार्टी रहनुमाओं के भी जो है वो इस वक्त खिलाफ है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें अब सूरत हाल ये कहा जा रहा है कि जनाब, क्योंकि अब जिसने आना है फिर ये इस बात के ऊपर आना है कि ठीक है कौन पार्टी को लेकर के चलते आए और चला करके दिखाएं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक चला करके दिखाएं। तो ये सूरत हाल है। फवाद चौधरी साहब का नाम आ रहा है, देखते हैं इसके ऊपर अब क्या खबर यही है कि वो अगले जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो ये नाज़े काम इस वक्त की अहम तरीन सूरत हाल है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप किसको अगला जनरल सेक्रेटरी देख रहे हैं, ये जो इस्तीफे आ रहे हैं, जो धड़ेबंदी है, आप इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।